बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ ईशा लदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज शदीद धुंध हो रही है। धुंध वो जिसको कहते हैं ना, धुंध, और वो भी अंधा धुंध, वो वाली धुंध है कि ड्राइव भी नहीं कर सकते। वही सिचुएशन बनी हुई है और जो लोग अपने दफातर में पहुँच रहे हैं, कामकाज को पहुँच रहे हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है एहतियात बरतिए। और तकरीबन ज़ीरो विजिबिलिटी है। ये शहर के अंदर की सूरत हाल है। अगर आप शहर से बाहर चले जाएंगे तो यकीनी तौर पे इसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। फॉग लाइट का इस्तेमाल कीजिए, अपनी लेन में रहिए, लेन तोड़ने की कोशिश ना कीजिए और रैश ड्राइव ना कीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कई और जानों को भी नुकसान पहुंचाने की वजह बन जाते हैं। तो प्लीज़ मोहतात ड्राइव कीजिए, अपनी फॉग लाइट का लाजमी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस वक्त शदीद धुंध हो चुकी है। और धुंध के साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी फ़्लाइट ऑपरेशन है वो भी मुतासिर हो रही है। लाहौर में फ़्लाइट जो है वो इस वक्त लैंड नहीं कर पा रही हैं, उसकी वजह भी ये शदीद तरीन मौसम है। शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। धुंध तो है ही, और ये सिर्फ लाहौर में नहीं है, गिरदोनवाह में है। पंजाब के बेशतर मकामात पे यही सिलसिला है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि इससे ट्रैफिक का निज़ाम तो मुतासिर होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो इससे मुतासिर होता है और उनके शेड्यूल चेंज हो जाते हैं। जो अगर आपने कोई फ़्लाइट आपकी शेड्यूल्ड हैं तो जाने से पहले उसको कंफर्म कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे जाके इंतज़ार का और परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज जायजा शामिल कर लेते हैं जनाब। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है, उसका राज है, और हम आपको बताएंगे कि कई साल से ज़ेर इल्तवा कराची में मोटरवे की सखर से जो कराची जाती है वो मोटरवे का 2025 में तामीर का आगाज़ का फैसला कर लिया गया है। एक बड़ा कदम है जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से उठाया गया है बहुत अच्छे से इसके लिए, और अब ये फाइनली शुरू होने जा रही है। तकमील कब तक मुकम्मल होगी ये देखना बाकी होगा, और गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए इसको स्पॉन्सर किया जाए और जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। इसके बाद फिर बात करेंगे ग्रेटर इसराइल नक्शे की। सऊदी अरब का शदीद एहतजाज, और नक्शे में फ़लस्तीन समेत दीगर अरब ममालिक के कुछ हिस्सों को भी अजीम इसराइल रियासत का हिस्सा बना दिया गया है, और ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखते हैं कि इस मज़मूम मकसद में कामयाब होने के लिए मज़ीद क्या हथकंडे इसराइल की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर बात होगी शादी से पहले निकाह नामे को गौर से पढ़ना और तमाम शिकों का जानना कितना ज़रूरी होता है। उम्मीद तौर पे हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस का सामना होता है। बाज़ात फैमिली प्रेशर होता है, बाज़ात लव मैरिजेस के अंदर भी ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये जानना कितना ज़रूरी है कानूनी तौर पे भी इसका जायज़ा लेंगे हम। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि लॉस एंजल्स के मज़ाफ़ाती इलाके में आतिशज़दगी और 30,000 अफराद को घर छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। कितनी शदीद ये आतिशज़दगी है और इस पर कब तक कंट्रोल पा लिया जाएगा, इसकी वजूहात क्या हैं, और लॉस एंजल्स में अब तक कितना नुकसान हो चुका है, इसके ऊपर भी आपको तफसील से बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए इनकलाबी कदम उठा लिया गया है। वर्चुअल असासाजात बिल 2025 भी मुतारिफ करा दिया गया है। एक बड़ी पेशरफ्त है जी। क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड लोगों के लिए काफ़ी अरसे से इस पे बात भी हो रही थी, और कहा जा रहा था कि हमारी मईशत अगर इतनी मखदूश सूरत हाल में है, ज़बोहाली का शिकार है, तो फिर हम डिजिटल करेंसी को क्यों नहीं लीगलाइज कर रहे। और इस ना सिर्फ इशाल इसको लीगल करने का इशू था, बल्कि बहुत से लोग इसके खिलाफ क्रैकडाउन के जद में आके पकड़े गए हैं और अब भी जेलों में हैं जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पे उनके लिए एक रिलीफ होगा। और अब किस फॉरम के ज़रिए आप ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का, ट्रेडिंग में कितना अमल दखल होगा, इस पर बात करेंगे। और ये तमाम अहम इश्यूज़ हैं जिस पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक आगाज़ में ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर एक एक करके इनका जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक, और बात हम करेंगे आगाज़ में अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की, जिसके जंगलात में 6 मकामात पर लगने वाली आग 29,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फैल गई है। खौफनाक ये आग है, 5 अफराद इसमें अब तक हलाक और 1500 इमारतें राख का ढेर बनी। बिल्कुल जी, और ये हॉलीवुड का साइन था जहाँ पर ये आग लगी है, और सिटी इसको कहा जाता है, हॉलीवुड सिटी, जहाँ पर पिक्चराइज होती हैं बहुत सारी फिल्में यहाँ पर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इतना नुकसान हो चुका है, आग को भी फिलहाल बुझाया नहीं जा सका, इस पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका। मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट वॉइस ऑफ अमेरिका से, उन्हीं से जान लेते हैं सूरत हाल इस वक्त कितनी कशीदा हो चुकी है। मोहम्मद आतिफ, आपको वेलकम टू शो कहेंगे, क्या कहेंगे इस आग के हवाले से? कुछ तहकीकात भी हो रही थी, वजूहात क्या बनी इस आग के लगने की, और फिर अब तक कंट्रोल पाया जा सका या नहीं?
ये नाज़रीन आप देख रहे हैं हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं, मैंडी मोरे हैं, पेरिस हिल्टन हैं और भी बहुत सी अहम सेलिब्रिटीज़ हैं जिसमें जेम्स वुड हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनकी रिहाइश गाहें थीं, विलास थे वहाँ पर और वो भी इसकी जद में आए हैं। मायरा खान हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, इनके भी घर वहाँ पर मौजूद थे और इनके घर भी मुतासिर है ना। फारिस हैं, ये सारी वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि लॉस एंजलिस में इनकी रिहाइश गाहें थी और वो सारी जो बाइडन के बेटे की रिहाइश गाह भी थी और हम देख रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पे तबाही है। नूरा फतेह भी हैं इसमें और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके घर वहाँ पर थे और जो कि नंदे मोरे वहाँ पर हैं, इनका घर भी वहाँ पर था और इन तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनके घर भी मुतासिर हुए हैं और इनको बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है और इसके बावजूद अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हम देख रहे हैं कि आग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसकी बड़ी वजह वहाँ पर चलने वाली तेज़ हवाएं हैं और इन हवाओं की वजह से आग जो बढ़ती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से मोहम्मद आतिफ, आपको वेलकम कहेंगे। आतिफ, ये इतने बड़े पैमाने पर जो आग है क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? इसे रोका या इसे अब तक बढ़ने से क्यों नहीं रोका जा सका? कितना नुकसान अब तक रिपोर्ट हो चुका है? बहुत आपका जो सवाल है इसके बहुत से एंगल्स हैं। मैं पहले शुरू करता हूं कि आग कितनी बड़ी है। तकरीबन 8 से 9 मुख्तलिफ मकामात पर यह आग लगी हुई है इस वक्त, जिनमें से 2 ऐसे मकामात हैं जहां ये आग बहुत बड़ी है। यानी 2 ऐसे मकामात हैं जिनका अगर हम एरिया मिला लें तो वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार एकड़ के करीब एरिया बनता है। और इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया कि बाज़ मुख्तलिफ जगहों पर आग लगी हुई है। तो अगर कुल एरिया की बात की जाए तो ये तकरीबन 45 से 50 हज़ार एकड़ के करीब एरिया है जिसमें इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर आग लगी हुई है। इस आग के नतीजे में अब तक तकरीबन 9 साढ़े 9 हज़ार के करीब स्ट्रक्चर्स तबाह हो चुके हैं। उनमें घर शामिल हैं, बिल्डिंग्स शामिल हैं, ऑफिसेज शामिल हैं, कारोबार शामिल हैं और यहाँ पर कुछ जो रिहायशी होते हैं वो ट्रेलर्स में भी रहते हैं तो उनके ट्रेलर्स भी शामिल हैं। अगर ये बात की जाए कि कितने लोगों को इससे नुकसान पहुंचा है तो अब तक तकरीबन 1,30,000 लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। 1,80,000 अच्छा, लोग मोहम्मद ऐसे आतिफ, वहाँ पर कमला हैरिस का भी घर है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का घर है, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के वहाँ पर घर हैं और इस तरह से अचानक जो है वहाँ पर बाइडन के बेटे का घर है, वहाँ पर इस तरह से आग अचानक भड़क उठना, उसकी वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी हैं? जी, उसकी वजूहात सामने आ चुकी हुई हैं। ये जो आग लगी है इसको एक कुदरती आफत कहा जा रहा है। कैलिफोर्निया की जो रियासत है वो पिछले कई सालों से खुश्क साली का शिकार है और पिछले 2 सालों में खुश्क साली की वजह से कैलिफोर्निया के जंग बहुत मरतबा आग लग चुकी है और जितनी बड़ी आग कैलिफोर्निया स्टेट को देखनी पड़ी है इस मरतबा, इसे कहा जा रहा है कि नुकसान के एतबार से सबसे बड़ी आग है। इस आग पे काबू ना पा सकने की वजह एक तो ये है कि तकरीबन 50,000 एकड़ के ऊपर ये आग लगी हुई है। इंसानी जो कोशिशें हैं उनसे तो इस पर काबू नहीं पाया जा सकता, कोई कुदरती मदद होगी तो ही कुछ हो सकता है। लेकिन जो एक वजह बनी है इसके इतने बड़े एरिया पर फैलने की, वो भी नेचर ही है। जिस दिन ये आग शुरू हुई है, मंगल के रोज से ये आग लगने के वाकयात शुरू हुए। 2-3 जगहों पर मंगल के रोज आग लगी, बुध के रोज भी कुछ जगहों पर आग लगी और फिर जुमेरात को भी। लेकिन मोहम्मद आतिफ, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि कैलिफोर्निया के जो मेयर हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, इस आग लगने के पीछे उनका हाथ है। जी, मैं सियासी जो बयानबाजी है उस पर कमेंट नहीं करूंगा, उनकी ये अपनी राय है। लेकिन जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं मीडिया में उसको देखते हुए ये बताया जा सकता है कि आग लगने की वजह यकीनन कुदरती वजूहात हैं। यहाँ जो हवा चल रही है इन इलाकों में, जिन इलाकों में ये आग लगी हुई है, तेज़ हवा इस आग को फैलाने का बायस बनी है। तकरीबन 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी वहाँ, जिसकी वजह से इस आग को काबू करना नामुमकिन। आतिफ, ये जोग्राफिकली क्या इसका महल वकू है इस इलाके का? क्या रिहायशी इलाके जंगलात से जुड़े हुए हैं? और ये जो अभी आप बता रहे हैं कि 50,000 एकड़ से ज़्यादा रकबा है जिस पे आग फैल चुकी है, अब तो यकीनी तौर पे नामुमकिनात में से दिखाई दे रहा है इसको फिज़िकली या इंसानी एफर्ट के ज़रिए रोकना। शुरू में अगर सही तरह से कोशिश होती या इसको इतना संजीदा लिया जाता तो उसको रोका जा सकता था। शुरू में आपको लगता है कहीं नेग्लिजेंस बरती गई है इंतज़ामिया की तरफ से?
जी देखिए, जब ये आग लगी है तो ऐसा हुआ है कि हवाएं जो हैं वो 70 से 120 मील किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। फायर इंजन्स वहां पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी तौर से कोशिशें की हैं। जो नेग्लिजेंस इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है वो नेग्लिजेंस सिटी गवर्नमेंट की है। यानी हम्म। कुछ जो फायर हाइड्रेंट्स होते हैं रिहायशी इलाकों में, जिनको इसलिए लगाया जाता है कि वहां पानी फौरन दस्तयाब हो आग बुझाने के लिए। बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ फायर हाइड्रेंट्स के अंदर पानी नहीं था, या अगर पानी था तो उसका प्रेशर इतना नहीं था कि उसको फायर इंजन्स के साथ कनेक्ट करके आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। पॉलिटिकल जो इसके ऊपर राय है वो 2 किस्म की है। एक पॉलिटिकल साइड ये कहती है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इसकी वजूहात है, और जो क्लाइमेट चेंज है वो इसकी वजूहात है। जैसे खुश्कसाली है, कैलिफोर्निया की रियासत को एक तिहाई से खुश्कसाली का सामना है, और जब खुश्कसाली होती है, ह्यूमिडिटी का लेवल एक सर्टेन जगह पर पहुंचता है तो आग लगने के खदशात अच्छा बढ़ मोहम्मद जाते हैं। आतिफ, इस वक्त अगर हम लॉस एंजलिस के वेदर की बात कर लें तो वेदर कैसा है? क्योंकि वो भी बड़ा सपोर्टिव होता है आग लगने में। गर्मियों में तो हम देखते हैं कि आग बड़ी जल्दी फैल जाती है और जंगलात में आग लगने के वाकयात गर्मियों में ही पेश आए हैं। इस बार सर्दियों के अंदर ये वाकया पेश आया है, तो थोड़ा सा वेदर के हवाले से भी बताइएगा। जी, कैलिफ़ोर्निया के जिस इलाके में ये आग लगी है, वहाँ पे दिसंबर के महीने में आग लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि ह्यूमिडिटी का लेवल ऐसा होता है, और खुश्कसाली की वजह से चूँकि ज़मीन में पानी नहीं है, नमी ख़त्म हो चुकी है, ह्यूमिडिटी का लेवल एक सर्टेन लेवल से गिर चुका है, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है कि जंगलात में आग लग सकती है। और जब जंगलात में आग लगती है तो वो, ये जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, ये एक पहाड़ी इलाका है, ये मैदानी इलाका नहीं है। तो हम्म। यहाँ पर अगर किसी एक झाड़ में, किसी एक जगह पर आग लगती है तो उसको बुझाना इतना आसान भी नहीं है कि फ़ौरन से फायर फाइटर्स उस जगह तक पहुँच जाएँ और जाके फ़ौरन उस काबू आग पा को लें। काबू अच्छा, कर एक और चीज़ भी आतिफ आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज़ की रिहाइशगाहें हैं, जंगलात हैं, जंगली हयात उसमें शामिल होंगे, फिर हॉलीवुड सिटी बज़ाते ख़ुद एक बहुत अहमियत का हामिल है, और ये जो सारी चीज़ें हैं, कितने बड़े पैमाने पे माली नुकसान हो सकता है? क्योंकि अभी तो तखमीना नहीं लगाया गया होगा, लेकिन कोई अंदाज़ा है कितना बड़ा झटका होगा ये अमेरिका के लिए, इतने बड़े लेवल पे आग का लगना और इतना नुकसान हो जाना? जी, बहुत ही डेवास्टेटिंग है। लोगों के घर जल गए हैं, उनकी पूरी जो ज़िंदगी की जमा पूँजी होती है, वो जल गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें बस जो एक कपड़ा मिला, हम वो उठाकर अपने घर से निकल गए। कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ बचाने में कामयाब हो गए। जो अब तक एस्टिमेट्स आए हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 50 से 60 अरब डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है। जो अब ओह। तक की आग है, वो इतना नुकसान कर चुकी है, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अमेरिका का जो मॉडल है वो एक ज़रा डिफरेंट किस्म का मॉडल होता है। मैं आपको और आपके देखने वालों को बता दूं कि यहाँ घरों की, सरकारी इमारतों की, प्राइवेट इमारतों की, बिजनेसेस की, रेस्टोरेंट्स की, हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है। और ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो उसके बाद लोग इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। लेकिन कैलिफोर्निया में चूंकि ये वाक़यात मुतवातर हो रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस देना बंद कर दी थी। इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। जो कंपनीज वहां पर दुरुस्त। लोगों को इंश्योरेंस देती थी उनके स्ट्रक्चर्स के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक होगा अच्छा, कि वो अभी 50-60। यकीनी तौर पे बड़ा चैलेंज होगा। इस वक्त जो आप हमें बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन से, क्या अभी आग फैलने का सिलसिला जारी है और उतनी ही शिद्दत से आग वहां पर लगी हुई है? और एक और अहम सवाल ये भी है कि हमने सुना था कि बहुत से लोग फंसे हुए हैं, उन्हें इवैक्यूएट नहीं किया जा सका। तो क्या कोई आदाद-ओ-शुमार एग्जैक्ट है गवर्नमेंट के पास, इंतजामिया के पास, कि कितने लोगों को इवैक्यूएट करना बाकी है और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए मदद की ज़रूरत है? नहीं जी, ऐसी इत्तलात गलत हैं। कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो आग के अंदर फंसे हुए हों। अब तक सिर्फ 6 हलाकतें हुई हैं। 3 रोज़ से ये आग चल रही है, 50,000 एकड़ पर लगी हुई है, सिर्फ 6 हलाकतें हैं। तो अगर ऐसी कोई ख़बरें आ रही हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी कोई ख़बर देखें जो कि बहुत शॉकिंग हो, उसके मुसद्दक़ा होने का ज़रूर फ़ैसला कर लीजिए कि क्या ये किसी सही सोर्स से आ रही है या किसी ने खुद से कोई
AI के ज़रिए तस्वीर बनाकर उस पर कुछ लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन 1,80,000 लोग जो हैं वो अब तक इवैक्यूएट किए जा चुके हैं उनके घरों से। मज़ीद 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनको अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं क्योंकि ये आग थम नहीं रही। ये जिन ये आग 7-8 अभी भी इलाकों मज़ीद में आग फैल रही लगी है और है। मज़ीद घरों को भी खाली करवाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद थे, जर्नलिस्ट वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारी भी बहुत सारी दुआएं हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए ताकि बहुत सारे जानी नुकसान से भी बचा जा सके। हाँ, और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस बहरान पर, इस आफत पर काबू पाया जा सकेगा। यकीनी तौर पे लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इसमें तबाह हो गई है और उन्हें रिकवर करने में, क्योंकि 1 लाख से ज़ायद लोग हैं जिन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े हैं, दोबारा उन्हें सेटल होने में एक तवील अरसा चाहिए। और जिन्हें इंश्योरेंस कंपनी भी जो है वो वापस नहीं दे रही हैं रुपया, या वो वहाँ पर जाके अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए हम दुआई कर सकते हैं यहाँ पर बैठ के कि ये आफत जल्द से जल्द टल जाए। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कई साल से जो ज़ेरे इल्तवा मंसूबा था कराची से सक्खर मोटरवे का, उसके फाइनली बिलाखिर काम शुरू होने लगा है। कब मुकम्मल होगा, कितना मौसर होगा, कितने लोगों को फायदा होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और जो गुड न्यूज़ हम आपको दे रहे थे कि कई साल से ज़ेरे इल्तवा कराची से सक्खर मोटरवे इस साल 2025 में तामीर का उसका आगाज़ होने जा रहा है। कब तक मुकम्मल होगा और वफाकी वज़ीर मवासलात, निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान ये कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है कराची से सक्खर तक मोटरवे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कब तक होगी और कब तक मुकम्मल होगी ये तो नहीं बताया गया, लेकिन सिंध हुकूमत को उन्होंने दावत दी है कि आएँ, तामीर में शामिल हों और यकीनी तौर पर इस मनसूबे को ओन किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मुस्तफ़ीद भी इससे सिंध की आवाम होगी। तो ये प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल होगा, क्या राय है सिंध हुकूमत की? हमारे साथ मौजूद हैं मेयर सक्खर और तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के, बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख साहब। आपको वेलकम कहेंगे शेख साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। कितना खुशाइंद है ये मंसूबा, क्योंकि लोग चाहे वो तमाम पाकिस्तान के हों या ख़ासकर सिंध के, कराची के, वो तो तवील अरसे से मुंतज़िर थे कि कब ये मंसूबा मुकम्मल होगा और फिर हम इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी टुडे विद यू। देखें, ये जो मंसूबा है बहुत अहम मंसूबा है और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का अहम तरीन मंसूबा है और इसकी जितनी जल्द कंप्लीशन होगी उतना जल्द बेहतर होगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका पोर्ट है वो कराची के अंदर है। और अगर हम इसको रेवेन्यू मॉडल में भी देखें तो क्योंकि टूल्स जो हैं वो किसी भी मुल्क के और इवन पाकिस्तान के जो रेवेन्यूज हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज़ द मोस्ट लिक्रेटिव टूल, क्योंकि आपका टूल प्लाजा कराची के अंदर भी है, हैदराबाद के अंदर भी, लेकिन पोर्ट से ये जो पूरी आपकी ट्रांजैक्शन जाएगी पंजाब की तरफ, आपके बलूचिस्तान की तरफ, तो ये और इसमें आप, क्योंकि मैं तो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तो इसमें इस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना है। ना सिर्फ ट्रैफिक बल्कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग कंडीशन है, आप देखें नेशनल हाईवे की, तो उसके अंदर इतने बम्स हैं, इतने जंप्स हैं कि जब आप ट्रैवल करते हैं कि तो दुरुस्त है। इसलिए तो हम कह रहे हैं अरसलान साहब कि इसका इंतजार तो हो रहा है, अवाम सारे इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मोटरवे बने। अब आपको दावत दी गई है, कहा गया है कि अगर सिंध हुकूमत इसमें शामिल हो जाती है इसकी तामीर में तो ये जल्द मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब्दुल अलीम खान साहब ने दावतनामा दिया है, क्या इस वक्त आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत साथ देगी इसकी तामीर में जल्द से जल्द ताकि हो सके ये मंसूबा मुकम्मल? लेकिन सिंध हुकूमत तो बल्कि कहेगी अगर वफाक नहीं बना सकती है तो सिंध हुकूमत को हैंड ओवर करे। सिंध कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, उनका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो यूनिट है वो सब पाकिस्तान में नहीं एशिया में बेहतरीन रैंकिंग। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शेख साहब अगर ऐसा ही था तो फिर इतना अरसा ये ज़ेरे इल्तिवा क्यों रहा? लोग तो परेशान हाल थे, अगर आप खुद ही कर पाते तो अब तक कर चुके होते। देखें, एक फेडरल सब्जेक्ट मैटर है, आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर्स हैं। नेशनल हाईवे इज अ फेडरल सब्जेक्ट मैटर। हमने इसके ऊपर बेतहाशा टाइम आवाज उठाई, जबान अपना बुलंद भी की और आपने देखा भी। और अगर आप सच्ची बात पूछते हैं मुझसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी जो इस मंसूबे की आप बात कर रहे हैं जिसका ऐलान वजीर मवासलात अलीम खान साहब ने, काबिल एहतराम हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया है, तो मुझसे अगर पूछते हैं तो ये खबर बहुत अच्छी है, ये न्यूज बहुत अच्छी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक साल में हम नहीं देखते कि ये मंसूबा स्टार्ट हो पाएगा। अच्छा, उसकी क्या वजह है? क्या हर्डल्स क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं इसमें? सर देखें,
या तो दो चीजें होती हैं इसके अंदर, जब आप अभी आपने भी कहा और जो एक आम बंदा है उसका भी जो परसेप्शन है वो यही है कि जी सिंध के अंदर मोटरवे नहीं है, आपका सक्खर मुल्तान बन गया, केपी के साइड बन गया, लाहौर इस्लामाबाद वाली साइड पे बन गया। जो मोस्ट लुक्रेटिव टूल है वो क्यों नहीं बन सका, उसकी बुनियादी वजह क्या है? वो सीपैक पे भी नहीं रखा गया, वो एफडब्ल्यू ने भी नहीं बनाया, वो फेडरल गवर्नमेंट ने 2018 अपना 13 से 18 तक गवर्नमेंट थी तब भी नहीं बना, 18 से 23 में भी नहीं बना। और जब आप इतने बड़े मंसूबे को स्टार्ट करने की बात करते हैं तो देखें उसके अंदर जो आपकी बिडिंग प्रोसेस है, जो आपकी आपको इंटेंशन पे शक है कि आपको जानबूझ के महरूम रखा जा रहा है, इतना अरसा रखा गया? जी देखें, अब बदकिस्मती से दो ही चीजें होती है ना इंसान की, या तो नेग्लिजेंस होती है या फिर आपकी विद इंटेंट होती है। अगर विद इंटेंट है तो दैट्स रॉन्ग, अदरवाइज नेग्लिजेंस है तो इवन दैट्स रॉन्ग। क्योंकि देखें सिंध आप हर चीज, अभी मैं आपको अपना पिछले एक हफ्ते से हम शोर कर रहे हैं सेप्को डिपार्टमेंट से, सक्खर एज ए सक्खर में है, सारी स्ट्रीट लाइट्स काट दी गई हैं सेप्को की तरफ से। पता चल रहा है जी सेप्को के अफसरान जो है वो बिजली भी बेच रहे हैं, FIA भी कट रही है, कभी आपके कैनाल्स के इश्यूज आ जाते हैं। तो सिंध जो है वो पाकिस्तान दारुल खिलाफत का ही हिस्सा है। अच्छा अरसलान साहब, अगर अब ये मंसूबा शुरू करने की बात ही इवन विफाक की जानिब से कर दी गई है और सिंध हुकूमत इसमें साथ देती है, गो कि आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को अगर दे दिया जाता है ये मंसूबा तो वो अकेले भी काम कर सकते हैं। अब तक अकेले अकेले रहकर काम नहीं हो सका, अगर विफाक और सिंध हुकूमत मिल जाते हैं तो नहीं समझते कि 2025 में ये मंसूबा शुरू हो सकता है और पाया तकमील तक भी जल्द पहुँच सकता है? जी बिल्कुल, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरह के ऐलानात हम सुन सुन के थक गए हैं, बातें सुन सुन के थक गए हैं। ये 2018 ऑनवर्ड सिलसिला चल रहा है, 2018 से आज 6 साल हो गए हैं, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये दोबारा से इसके ऊपर एक सीरियस ना सिर्फ इनिशिएटिव लिया है, उसको पब्लिकली अनाउंस भी किया। अरसलान साहब, क्या आप साथ भी देने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्योंकि मंसूबा अगर नहीं भी होता तो तब हम देख सकते हैं कि उनको ब्लेम किया जाए, लेकिन अगर आप ही साथ नहीं देते हैं तो फिर तो शायद ये मजीद खटाई में पड़ जाएगा। डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट ने डेफिनेटली सपोर्टेड। देखें ना, इसमें रेवेन्यूज आएंगे, सिंध गवर्नमेंट को भी आएंगे, फेडरल गवर्नमेंट को भी आएंगे। सिंध पाकिस्तान एक ही है, यहाँ के लोगों को फायदा होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक समझ के, और कराची के अवाम हो या पूरे पाकिस्तान के अवाम हो, उनको ओन करके इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर 2025 में शुरू हो भी जाता है तो इसकी तकमील कब तक मुमकिन होगी? क्या ऑफिशियली अब तक फेडरल की तरफ से कोई राब्ता हुआ आपसे इस मंसूबे को लेकर? देखें, ऑफिशियली अभी इस तरीके की कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, बट आई एम रिपीटिंग अगेन कि 1 साल के अंदर अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक हो, लेकिन जिस स्पीड पे फेडरल गवर्नमेंट की वो चल रही है, मैं नहीं समझता कि 2025 में मंसूबा स्टार्ट अच्छा, आप तो सवाल उठा रहे हैं मंसूबे के शुरू होने पे। अगर ये शुरू हो जाता है तो ये मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा? आप क्या एस्टिमेट करते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जो रफ आइडिया है लगभग 25 सालों में 3000 अरब का रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो ये बहुत बड़ी रकम है जिससे बहुत से तरक्याती काम हो सकते हैं। सर देखें, आपको लगेगा शायद मैं फेडरल गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मैं खुद एक विक्टिम हूँ, ये मेरे दिल की क्योंकि आवाज़ निकल रही है। और अगर आप मोटरवे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाएंगे तो मैं समझता हूँ इट विल टेक एट लीस्ट 5 ईयर। लेकिन अगर आप कराची हैदराबाद, जिसको आप मोटरवे कह रहे हैं, दैट इज नॉट अ मोटरवे, दैट्स अ गुड हाईवे, लेकिन उसके ऊपर मोटरवे लिख दिया। अगर इस तरह का मोटरवे बनाना है तो वो शायद नहीं, अभी तक तो यही होता रहा है। ये जो आप जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग ट्रैवल करने वाले हैं तसलसल के साथ, वो ये सारी रिजर्वेशन और इस अजियत से गुजरते हैं। वो कहते हैं हाईवे को मोटरवे का नाम दे दिया गया, वहाँ पे जो नाके लगा के लूट मार का सिलसिला वो तो अपनी जगह, लेकिन टूट फूट भी है, ना कोई क़यामुताम, ना वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन ये जो मंसूबा है, क्या आप कह रहे हैं कि ये भी उसी तरह का होगा, हाईवे को बना के मोटरवे का नाम दे दिया जाएगा, या प्रॉपर मोटरवे होगी ये? नहीं, हम लोग इस चीज़ को खुद, चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, कुछ भी हो जाए, हम ये दोबारा नहीं होने देंगे जो कराची और हैदराबाद के मोटरवे के साथ हुआ है। तो इस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे कि मोटरवे बने तो वो
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बने। व्हेन यू कॉल समथिंग अ मोटरवे, इट हैज टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स द इंशाल्लाह। सेम वे। अरसलान साहब, हम आप विफाक को आप कह रहे हैं कि तनकीद का निशाना आप इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि आप खुद विक्टिम हैं। हम अगर कराची की आम सड़कों की बात कर लें तो क्या वो भी विफाक की जिम्मेदारी थी वो बनाना? क्योंकि हम देखते हैं खड्डे और सड़कों की बदहाली और फिर वहाँ पर मैन होल्स, ये तमाम इशूज जो हैं वो कराची के अंदर मौजूद हैं, सिंध के अंदर मौजूद हैं, जगह जगह पर आप भी देखते और होंगे। सखर में भी होंगे, बिल्कुल सखर में भी मौजूद होंगे। तो क्या आप तो तर्जुमान से हुकूमत है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप सखर विजिट करें, हमारी मेन आर्टरीज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हैं और रिमेनिंग पे काम चल रहा है। आपको इस तरह के गड्ढे और चीज़ें जो है वो नहीं मिलेंगे। लेकिन कराची को एक बहुत बड़ा शहर है और हम समझते हैं कि 18 अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट सिंध को उसका ड्यू शेयर दे रही होती तो इम्प्रूवमेंट आती। लेकिन देखिए, मैं आपको जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो बता दूं। कराची को प्रॉपरली एज पर प्लान जो है उसकी जो वेस्ट वाटर या रेन वाटर है उसका सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं किया गया। लेकिन सिंध गवर्नमेंट है, हमारे कराची के मेयर साहब हैं, एक ना सिर्फ लेजिस्लेशन पास की कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की, बल्कि एक बहुत अहम मंसूबा है जो कि तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स ऑलमोस्ट 1000 यूएस मिलियन डॉलर्स, जिसका नाम KWSSIP के नाम से, जिसका फर्स्ट फेज ना सिर्फ इनिशिएट हो गया है, इंशाल्लाह आप देखेंगे 200 यूएस मिलियन डॉलर का है, वो इंशाल्लाह जून में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें पूरा एक मास्टर प्लानिंग, और जब उसके बाद रोड्स बनेंगी तो ये रोड्स इंटैक्ट रहेंगी। एंड आई डेफिनेटली मैं ये जरूर कहूंगा कि आप हमारे सखर की जो मेजर आर्टरीज हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुरिसडिक्शन में आ रही हैं उनको देखें। आपको 80% चलें जी, ये भी अच्छी बात है। और ये जो मोटरवे का मंसूबा है ये भी उम्मीद करते हैं कि इसमें सिंध हुकूमत भी ताउन करेगी और विफाक इसको संजीदगी से पाए तकमील तक पहुँचाएगी, जिससे पाकिस्तान के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान शेख साहब हमारे साथ मौजूद। ये मंसूबा जो कि तवील अरसे से मुंतज़िर थे कराची के अवाम, अब एटलीस्ट ये पाए तकमील को पहुँचना चाहिए और कम से कम जो है वो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ऐलान को पाए तकमील तक पहुंचाया जाना ये बड़ा ज़रूरी है। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं कि दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर इसकी तामीर में जल्द से जल्द काम करें ताकि ये मुकम्मल हो जाए। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए इनकलाबी कदम उठा लिया गया है जनाब। वर्चुअल असासाजात बिल 2025 मुतारिफ करा दिया गया है। इसके हम नुकात क्या हैं, क्या फ़वाइद इसके हो सकते हैं, मईशत पे इसका क्या असर होगा, एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। एक अहम इशू है, एक नई डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट है कि इसराइल की जारहियत और बर्बरियत तो जारी थी, अब उन्होंने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी किया है जिसमें सऊदी अरब का शदीद एहतजाज सामने आ चुका। और इसराइली रियासत के नाम से एक नक्शा जो सामने आया है उसमें बहुत से अरब ममालिक हैं, जिसमें उर्दन है, लुबनान है, शाम के कुछ इलाके हैं, तुर्की के कुछ इलाके हैं। तो तमाम ममालिक की तरफ से अब आहिस्ता आहिस्ता रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। लेकिन ये प्लान कितना हकीकत पर मबनी हो सकता है और इसकी एग्जीक्यूशन के लिए आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए मंसूर जाफिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मशरक़ वुस्ता के एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम कहेंगे मंसूर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। अब इसको कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और हम देख रहे हैं कि गज़ा को, फ़लस्तीन को मलिया मेट करने के बाद, लुबनान के ऊपर हमले करने के बाद, ईरान को कमज़ोर करने के बाद अब ये नक्शा भी जारी हो चुका। कितना तशवीश का बायस होना चाहिए मुस्लिम उम्मा के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये नक्शे का जारी करना? मैं समझता हूँ जी कि ये नक्शा जो है ये कोई नई पेशरफ्त इस लिहाज से नहीं है क्योंकि इसराइल की जो तासीस है वो बुनियादी तौर पे इसी सोच और फिक्र की बुनियाद पर ही रखी गई थी कि उन्होंने मशरक़ वस्ता के अंदर जो है एक बड़ी अपनी रियासत जो है वो कायम करनी है और उसका इजहार वो मुख्तलिफ मराहल पर करते रहे हैं। और लेटली नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर ये नक्शा जो है वहाँ पे लहराया और दिखाया कि ये हमारा मुस्तकबिल की रियासत का नक्शा होगा। और यही वजह है कि इसराइल की जो सरहदें हैं उसकी जो जोग्राफिकल बाउंड्री है वो आज तक डिटरमिन नहीं हो सकी और ये उसके तौसी पसंदाना अज़ाइम का सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है। और इसका इजहार उन्होंने ये अरबी में ट्विटर हैंडल पर अपना ये पैगाम और नक्शा अरबी में जारी करके अरब दुनिया ही को मुखातिब किया है। और इससे पहले अपनी पार्लियामेंट कैनिसेट की पेशानी पर वो ये वाज़ेह तौर पर ये चीज़ कंधा अरबी ज़ुबान में कर चुके हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि मुल्क के या इसराइल मिनल फुरात इलन नील। और अब ये जो नक्शा हमारे सामने आया है इसमें यकीनन मिस्र का इलाका, उर्दन का इलाका, शाम का इलाका, फ़लस्तीन, लबनान
तुर्की का कुछ हिस्सा, बिल्कुल, हत्ता बहुत सारे के मुस्लिम तो ममालिक को इसमें शामिल किया गया है। मंसूर जाफर साहब, अगर हम देखें तो कल ही अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ग्रेटर अमेरिका का एक नक्शा बनाया गया जिसमें कनाडा को अपने अंदर जम किया गया, और अब हम देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से यही नक्शा जो है बनाया गया जिसमें बहुत सारे इस्लामी ममालिक को अपने अंदर जम करने और एक ग्रेटर इसराइल बनाने का मनसूबा बनाया गया। तो लगता यही है कि दोनों एक ही सोच के तहत, एक ही तखरीबकारी वाले जहन के तहत जो है वो काम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी और नेतन्याहू भी, जिसके बाद जो है वो अपने अंदर जम कर लेने की तमाम तर कोशिशें और काविशें उनकी जानिब से की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक ही एजेंडे के तहत काम हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं जी कि इस वक्त जो नए व्हाइट हाउस के मकीन हैं, उनका जो एजेंडा है वो इंतहाई खतरनाक, और उसका इजहार वो वक्तन फवक्तन करते चले आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कनाडा को जम करने की बात नहीं कर रहे, वो पनामा कनाल का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की बातें कर रहे हैं, वो ग्रीनलैंड का जजीरा जो है उसको एक्वायर करने के हवाले से बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पे उसी का अपना जो एक आउटपोस्ट मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल है, उसको शह देता है इस नौयत के इक़दामात कि अगर अमेरिका ये कर सकता है तो व्हाई नॉट वी, क्योंकि हम भी एक छोटा-मोटा अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने हमें बना के रखा हुआ है, और अमेरिका ही की सरपरस्ती में और उसी की शह पर और उसी के हौसले और थपकी पर जो है वो उन्होंने इस पूरे फ़लस्तीन के अंदर जो है इस वक्त आतिशबारिश कर रखी है, जिसके नतीजे में इस वक्त लेकिन मंसूर साहब, 50,000 के डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लेम भी है और बहुत से लोग जो तजियाकार हैं उनकी राय ये है कि क्योंकि कारोबारी शख्सियत हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो खुद भी ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने जंगों को ख़त्म किया है, उसमें इजाफा नहीं किया, लेकिन ये जो इस बार की प्लानिंग है इससे तो लग रहा है कि पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। तो क्या वो अपनी जो एक पहचान है कारोबारी शख्सियत होने की, जंगों को ख़त्म करने की, कारोबार को वुसअत देने की, उसी को तक़वियत देंगे, उसी पर काम करेंगे, या इस बार उनका तर्ज अमल मुख्तलिफ होगा और वो प्लान्स जो कि पिछली बार वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके, इस बार उस पर काम होगा और एक ग्रेटर इसराइल का जो मामला है उसमें भी पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे इसराइल को? देखिए, जहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कारोबारी शख्सियत होने की बात है, बड़ा मशहूर है कि जो ट्रांज़ैक्शनल एक्टिविटीज़ में बिलीव करते हैं, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि उनकी कारोबार जो है, उनकी जो सनत है, उनकी जो इंडस्ट्री है, वो यही वॉर इंडस्ट्री है। इसी को बेसिकली बढ़ावा दे के वो अमेरिका और यूरोप के अंदर जो है वो मुख्तलिफ असला फैक्ट्रियाँ, असला गोदाम, अभी आप देखिए कि जब ये फ़लस्तीन के मुज़ाहरे हो रहे थे, अमेरिका के मुख्तलिफ कैंपसेस के अंदर, तो जो खतरनाक पेशरफ्त और जो मालूमात सामने आई कि वो यूनिवर्सिटी के जो तालीम के फ़रोग़ के लिए बनी है, वहाँ के जो एंडोवमेंट फ़ंड हैं, उन लोगों ने इसराइल की असला साज़ी की सनत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ताकि इसराइल को जो है असला बना के दिया गया। बुनियादी तौर पे उनकी तो सनत और उनका कारोबार ही ये है कि वो इस और नौयत वो का उसी असला को बनाएँ वुसअत और दे उसके रहे बाद हैं। मंसूर जाफर साहब, अगर और हम उसी देखें तो उसी इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी खुलकर आवाज़ उठाई है, उन्होंने भी इस नक्शे की मुखालफत की है, फिर उर्दन ने किया, फ़लस्तीन ने की है, दीगर जो ममालिक इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है वो भी मुखालफत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब तमाम मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो पाएगी इस जो इसराइल की जानिब से अपनी जारहियत दिखाई जा रही है या जो अज़ाइम दिखाए जा रहे हैं जो खुलकर सामने आ ही चुके हैं, इसके बाद तमाम मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो पाएगी? और अगर अब भी इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर शायद जो एक ग्रेटर इसराइल का प्लान है वो मनसूबा हमें मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जी, जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है तो इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद लबनान, लबनान के बाद शाम, शाम के बाद यमन, और इसी तरीके से अब जिस तरीके से वो बढ़ रहा है आगे, क्योंकि इराक को ऑलरेडी तबाह कर दिया गया है, तो अब ये जो मिडल ईस्ट का जो मैप चाक आउट किया गया है उसमें ये तमाम ममालिक शामिल हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर इन मुल्कों की क़यादत और ख़ास तौर पे इनके वो खित्ते के वो ममालिक कि जो इस वक्त माली तौर पे भी बड़े मुस्तहकम हैं और सियासी और सफारती वज़न भी रखते हैं, अगर उन्होंने अब भी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, उसके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करने के हवाले से वो जो एक राग अलाप रहे हैं, उसको तर्क ना किया, तो इसराइल उनके इन बयानात, उनकी इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला लेकिन नहीं है। मंसूर साहब, ये तो आप देखें कि दुबई जैसे ममालिक तक भी तमाम मुल्क जो है वो कर्ज लेकर चलते हैं। क्या ये मुल्क इतनी जुर्रत कर सकते हैं, तमाम ममालिक की बात कर रही हूँ, क्या ये इतनी जुर्रत कर सकते हैं कि ये अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो जाएं? क्योंकि इस वक्त अमेरिका और इसराइल को आप एक ही समझिए, तो क्या ये इतनी हिम्मत और ताकत रख पाते हैं या देखते हैं आपके ये इतनी जुर्रत कर पाएंगे? जहाँ तक तो इन मुल्कों की इक्तिसादी और इनकी जो सियासी और सफारती कुव्वत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज अगर मैंने अर्ज़ किया कि जो इनकी वॉर इंडस्ट्री है अमेरिका की, यानी अगर ये यूएई जैसा मुल्क जो इतने बड़े पैमाने पे F-35 तैयारे खरीद रहा है, टैंक खरीद रहा है, गोला बारूद खरीद रहा है, तो वो ये तो बताए ना कि वो ये गोला बारूद और टैंक किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है उन्होंने, आज तक किसके खिलाफ इस्तेमाल किया है?
ये सिर्फ और सिर्फ उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए और अपनी वो जो किंगडम है, जो शेखडम है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपने-अपने इक़्तिदार को, अपने-अपने छोटे-छोटे जी। घरौंदे इन्होंने कायम कर रखे हैं, रियासतें कायम कर रखी हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ यकजहती और उनको यानी मंसूर इंटैक्ट साहब, रखने जिस के लिए तरह आप भी ये कह रहे हैं सारा कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली अफसोसनाक पहलू यही है कि अरब ममालिक जिनसे तवक्को की जाती थी वो इनके फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते रहे हैं, इनसे मुस्तफ़ीद होते रहे, उनके मफादात इससे वाबस्ता हैं। लेकिन अब जबकि अपने एजेंडा का या अपने प्लान का इजहार खुल के इसराइल ने कर दिया, आपको लगता है कि कोई रुकावट हो सकती है इसराइल के इस मंसूबे के खिलाफ, और कौन सी अमली तौर पे ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ रोक सकती है इस एजेंडे को मुकम्मल करने में? देखिए जी, जहाँ तक तो इन मुल्कों का ताल्लुक है जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, चाहे वो जीसीसी के प्लेटफ़ॉर्म से हों या अदरवाइज़, ये ममालिक इसराइल के साथ नॉर्मलाइज़ेशन के हवाले से तो बिल्कुल एक तर्न वाला हैं। वो आज या कल इसराइल को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार और आमादा बैठे हैं। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि इसराइल ने एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है कि जो मुल्क जिनके अंदर कोई पोटेंशियल है या उनके अंदर कोई इस किस्म का मादा मौजूद है कि वो इनके इस प्लान के राह में रेजिस्टेंस बन सकते हैं, तो उनको उन्होंने बता दिया कि हमने जिस अंदाज से लबनान को, शाम को इनको हमने रगेद दिया। आप देखिए कि इस वक्त शाम की क्या सूरत हाल है। बुनियादी तौर पे इसराइल वहाँ पे अमलन दमिश्क से 20 किलोमीटर आके दूर बैठ गया है। इसी तरीके से जिस तरीके से यमन को अटैक किया जा रहा है, तो अब ऐसी कौन सी ऐसी कुव्वत है। और दूसरा, ये जो ममालिक जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो दुबई है, कर्ज़ा है, दूसरे, लेकिन ये तमाम के तमाम ममालिक जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसराइल के साथ एक जो नॉर्मलाइज़ेशन का जो जी। ढोल डाल के उन्होंने बेसिकली एक ये जो बेसिकली जो फ़लस्तीन का मसला है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, तो बहुत वहाँ पे शुक्रिया। जो फ़लस्तीन के रेजिस्टेंस है, मसले को दबाने के लिए एक और हथकंडा इस्तेमाल किया है ग्रेटर इसराइल का नक्शे के, ख़ासतौर पे बहुत से अरब ममालिक को इसमें ज़म करने की मज़मूम साजिश का खुलकर इजहार किया गया है, जिस पर रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब ने इजहार कर दिया, दीगर ममालिक की तरफ से भी इजहार किया जा रहा है, और अब सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं होगी, इस मंसूबे को रोकने के लिए अमली इक़दाम अब अमली इक़दाम करने होंगे और तमाम ममालिक को एक होकर, एक ज़ुबान होकर काविशें और कोशिशें करनी होंगी ताकि इस जारहियत को रोका जा सके और ग्रेटर इसराइल को बनने से रोका जा सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर, और बात हो जाए बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन की, जो कि ज़िंदगी की 51 बहारें देख चुके हैं। तो आज उनकी कानूनी सालगिरह मनाई तो हमारी तरफ से भी उनको ढेरों मुबारकबाद हो। मशहूर अदाकार हैं, लाखों मद्दाह रखते हैं और लाखों दिलों पर राज करते हैं ऋतिक रोशन, और 51 बरस के हो गए हैं। जनवरी 1974 को देखने में बिल्कुल नहीं लगता महाराष्ट्र में पैदा हुए। फिटनेस है, जिस तरह से अपने आप को ग्रूम किया है। अच्छा, मोस्टली अदाकार जो है ना वो 50 क्रॉस कर चुके हैं और लगता नहीं है कि वो 50 क्रॉस कर चुके हैं। इतना इन्होंने अपने आप हाफ सेंचुरी वो कर चुके हैं, हाफ सेंचुरी बिल्कुल कर चुके हैं, और अभी तक जो है वो ऐसे ही खूबसूरत यंग लगते हैं। और ये भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में इनका फिल्मी घराने में इनका जन्म हुआ, और फिर इन्होंने अपने फिल्मी करियर का भी आगाज़ जो है वो 1980 में कर दिया था, जब वो 6 साल के थे। बिल्कुल, और चाइल्ड स्टार के तौर पे भी काम करते रहे हैं। आशा ये प्रोजेक्ट था जिसको बतौर हीरो उन्होंने 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है, जो कि सुपर डुपर हिट थी। और कहो ना प्यार है कि कुछ झलकियां देख लें, कुछ मनाज़िर देखिए। तो ये थे ऋतिक रोशन, बड़ी ही धांसू एंट्री थी, और अपनी सालगिरह के मौके पे नाज़रीन वो एक गिफ्ट भी दे रहे हैं अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को, नेटफ्लिक्स पे दी रोशंस के नाम से। और रोशंस को कौन नहीं जानता, राकेश रोशन इनके वाले जो हैं ज़बरदस्त अदाकार भी रहे, और हिदायतकारी की दुनिया में भी उन्होंने अपना नाम बनाया है। तो नेटफ्लिक्स पे एक ज़बरदस्त किस्म की एंट्री होने जा रही है जी, सालगिरह पे झलकियां कुछ देख लेते हैं। बिल्कुल देखिए। अच्छा, ये नेटफ्लिक्स की जो नई मूवी रिलीज़ होने जा रही है, बड़ी खूबसूरत इसका प्रोमो जो है वो नज़र आ रहा है, और लग रहा है कि ये मूवी जो बड़ा अच्छा बिजनेस भी देगी। और ऋतिक रोशन की सालगिरह के दिन पे ये रोशंस के नाम से जो उन्होंने ट्रेलर जारी किया है, इनकी अदाकारी वैसी बड़ी जानदार है, खूबसूरत अदाकारी के साथ साथ ये हीरो खुद भी बड़े खूबसूरत हैं और बड़े ही दिलों पर राज करते हैं। तो इस मूवी का इंतज़ार था सबको, और अब जो है वो रिलीज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान शाहीन्स और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच आज से इस्लामाबाद क्लब में शुरू होगा। 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के लिए इमामुल हक पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। बहुत सी तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं कि आगाज़ अच्छा होगा ताकि हम सीरीज़ भी अपने नाम करें और कॉन्फिडेंस भी हमारा बहाल हो। पीजे मीर साहब, साबिक क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या तवक्कुआत हैं, कैसा आगाज़ होने जा रहा है आज वार्म अप मैच से? ये जब भी कोई टीम आती है आपके वार्म अप होते हैं, लेकिन आप यूजुअली
अपने जो ओपोनेंट्स उसके साथ नहीं खेलते आप। वर्ल्ड कप में हुआ है पहले, हम खेले वेस्ट इंडीज के साथ ट्रिनिडाड के अंदर, और वो प्रैक्टिस मैच था। इस तरह की चीजें होती हैं, ये अच्छा है। एक तो आप कह लो कि जो बायलैटरल्स होते हैं उसके अंदर ये एक अच्छा एक मैसेज जाता है, और साथ साथ पर्टिकुलरली हमारे लड़के जिन्होंने कई वेस्ट इंडियंस के साथ नहीं खेला होता है, उनके लिए एक एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि जुनैद, यहाँ एक चीज होती है कि पाकिस्तान के पूरी दुनिया के अंदर लोग नाम को खेल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉलिंग कर रहे हैं, डेनिस लिली ले लो, कोई भी ले लो, तो वो डेनिस लिली को ही खेलते हैं, या बुमराह को खेलते हैं, या वसीम अकरम को खेलते हैं, वो बॉल को नहीं खेलते। तो ये जो चीज है, ये एक जो हवा होता है साइकोलॉजिकल, ये खत्म हो जाता है, और ये बड़ी अच्छी चीज है। आई थिंक पाकिस्तान शुड डू वेल, होम ग्राउंड है। और पीरी साहब इमामुल हक की क़यादत में खेल रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी क़यादत में परफॉर्मेंस जो है वो मजीद बेहतर होगी? ये डिपेंड करता है कि ये अपने आप को कैसे अप्लाई करते हैं। क्या ये मेंटली फ्रेश हैं या नहीं है, ये देखना चाहिए हमें, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट खेली भी होती है काफी, और आप स्टेल भी हो जाते हैं खेलते खेलते। तो उसके अंदर आपको अपने आप को खुद रीमोटिवेट करना है, रिवाइवल करना है, और ये डिपेंड करता है आपके मोटिवेटर को। ये कोचेस वोचेस जो होते हैं, आई डोंट बिलीव इन देम एट ऑल, क्योंकि जितने एबिलिटी के साथ और आप अपनी स्किल के साथ आप आगे आते हैं, तो आगे क्या कोच क्या करेगा आपको? आपको सिर्फ मोटिवेट करना है, दैट्स इट। आपने अपनी टेक्निक चेंज नहीं करनी, आपको सिर्फ मोटिवेट करते हैं कि हाँ जी इधर ये करो, फलाना खेलो, इस तरह खेलो, दैट्स अबाउट इट, नथिंग एल्स। ये जो हम पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्चते हैं, ये इसके जो यूथ डेवलपमेंट है, इसमें पैसा लगाओ। अच्छा, सलाहियतों के एतबार से आपको लगता है कि इमामुल हक की ज़बरदस्त बेहतरीन चॉइस है? क्योंकि शान मसूद की कप्तानी के ऊपर भी बड़े सवालात उठे हैं, जनूबी अफ्रीका के अंदर भी, उससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन, कि वो इससे ज़्यादा उनका फोकस होता है कि टीम से काम कैसे लिया जाए, वो ख़ुद भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर यूटिलाइज़ करने के ऊपर भी। तो इमामुल हक भी आपको लगता है कि वेल डिज़र्विंग कैंडिडेट थे कप्तानी के लिए, या फिर इस बार मद्देनज़र ये रखा जा रहा है कि कौन बेहतर कम्युनिकेट कर सकता है, इंटरनेशनल फोरम्स पे प्रेजेंट कर सकता है, ना कि उसकी परफॉर्मेंस? यही तो अलमिया है पाकिस्तान के अंदर, हमारी कंसिस्टेंसी ही कोई नहीं है। आपने शान को अभी ब्रीड आप कर रहे हो, वो निकल रहा है, उसके साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी, खराब भी। एक वक्त तो कहते जी शान को रखना ही नहीं, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, अब उसे 100 कर दिया, वाह जी शान से तो प्लेयर ही अच्छा कोई नहीं है। हमें वो चढ़ते हुए सूरज की पूजा करने वाले। शान को चांस दो, चांस ग्रूम होगा। ये लड़का, इसके अंदर क्रिकेटिंग नॉलेज है, ये क्रिकेट को समझता है, ये बहुत समझता है। और मैं कहूंगा कि इनके जो वालिद हैं, उन्होंने इस पर बहुत इंग्लैंड में भी काम किया हुआ है, और ये लड़का आगे जाएगा। यहाँ से सीरीज 2-4 करके फिर उसको बाहर कर दिया, इमाम को लेके आगे, इमाम चला नहीं, फिर आप उसको कर देते हैं, इमाम को टीम से बाहर कर देते हो, फिर लेके आते हो, हाँ जी इसको कप्तान बना दो। हमारी वो कंसिस्टेंसी कोई नहीं है। हम शॉर्ट टर्म विनर्स हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं कभी भी। याद है आपको ग्रैम स्मिथ को उन्होंने साउथ अफ्रीका में यंग लड़के को वो सीनियर्स बना दिया था, और उसके साथ फिर वो चलते रहे। तो बेटे साहब, फिर यहाँ पर हम कहाँ पर मार खाते हैं? क्योंकि क्रिकेटर्स हमारे पास भी मौजूद हैं, जिस तरह से अप डाउन है उनकी परफॉर्मेंस में चलता रहता है, हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, हटा देते हैं, फिर उन्हें थोड़ी देर के बाद हम फिर वापस ले आते हैं। वो फॉर्म पर में है या नहीं हम ये भी नहीं देखते, उनकी फिटनेस भरपूर है या नहीं हम ये भी नहीं देखते, लेकिन उनको फिर से एक बार आजमाने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है, हम स्ट्रेटेजी गलत बना रहे हैं? हमें किस तरीके से टीम तरतीब देनी चाहिए? क्योंकि हम लोग सिलेक्टर्स भी रखते हैं, हम लोग कप्तान भी रखते हैं, हम लोग मेंटोर्स भी रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी परफॉर्मेंस उस तरह से देखने को हमें नहीं मिलती है। इशाल, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जितने इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल आप कर रही हो, मुझे तो लगता है आपको सिलेक्टर होना चाहिए। देखो बात सिलेक्टर अगर ना भी हो तो विमेन टीम की कोच बना दें तो भी काम चल जाएगा, क्या ख्याल है? चलें सर, हो सकता है आपका मशवरा मान ले हुकूमत, मोहसिन नकवी साहब भी सुन लें इसको। देखो जी, जो आपने सवाल किया, मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें लड़कों के अंदर फेथ रखना है और इनको कॉन्फिडेंस देना है। मैंने बड़े बड़े टॉप क्रिकेटर्स देखे हैं जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में उन्होंने कहा यार ये कितना जबरदस्त है, क्या है क्या। हमने उनको चांस ही नहीं दिया, कभी चांस नहीं दिया, और उनको आगे आने ही नहीं दिया। मैं 2-4 एग्जांपल्स हैं। एक है फॉर एग्जांपल तस्लीम आरिफ,
वसीम बारी जब विकेट कीपिंग कर रहे थे, तस्लीम की जगह नहीं बनती थी अंदर, लेकिन उस बेचारे को चांस ही नहीं दिया। उसको ये नहीं कि बस उसको साइड लाइन में रखो, उसको खिलाते रहो, नहीं, या आप अंदर है या बिल्कुल ही बाहर है। हमारा ये एटीट्यूड है। तो जो अब आपने सवाल किया है, आप लड़कों को ब्रीड करते रहो। देखो ना, आप इमाम को आप लेके आ रहे हो, तो दैट मीन्स उसको विंग्स में आपने रखा है, तो ये अच्छी चीज है। बट ऑल ऑफ अ सडन विंग्स के अंदर ला के और आपको, हाँ जी, इसको ये उसकी वो घोड़ा संभाल लो, इस तरह नहीं होता। अच्छा, दो स्कूल ऑफ थॉट है मीर साहब। एक तो ये कि इस तरह की, जिस तरह होम ग्राउंड पे और निस्बतन बहुत ज़्यादा कोई सख्त हरीफ नहीं है वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो वो कहते हैं कि जी एक्सपेरिमेंट होने चाहिए ताकि पता चल जाए कौन की किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या कैपेबिलिटी है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि बार बार कप्तान बदलने से आपस में टीम जलन नहीं हो पाती और धड़ेबंदी का शिकार भी हो जाती है। जब हमने ये जो 2-3 चेंजेस किए थे, बाबर आजम को हटाया था, शाहीन को कप्तानी दी थी, तो फिर हमने देखा कि टीम उस तरह से यूनाइट होकर खेल नहीं पाई और सफ़र किया हमारी परफॉर्मेंस ने, शायकीन ने, रिजल्ट्स की सूरत में। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये चीजें, ये अच्छा, मजे की बात ये है, ये वेस्ट इंडीज टीम के अंदर भी है। वेस्ट इंडीज के लड़कों के अंदर आज आप देखो ना, इनमें बड़ी भूख है। हाँ। और अगर आप पूरा चले जाए थोड़ी क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर, ये लड़के जाके अमेरिका में बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था, जो लंबे थे। अच्छा। ये तो फिर इनके बोर्ड्स वापस ले, ये माइकल होल्डिंग, ये तो बास्केटबॉल में चला गया था, फिर उसको लेके आए यहाँ से, फिर अपने बॉलिंग शुरू की और अपनी एबिलिटी दिखाई। हमने देखना है कि लड़के की एबिलिटी को आप कैसे आगे लेके चलते हैं, और ये जो चीज है ये हमारे अंदर नहीं है। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 100 कर दिया, आपसे अच्छा प्लेयर कोई नहीं है, 6 आउट कर दिया, आपसे अच्छा प्लेयर कोई नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी कंसिस्टेंसी कोई नहीं है। हमने बड़े बड़े बॉलर्स पाकिस्तान के, एक जाहिद था लड़का, उसने ग्रेग चैपल को भगा दिया था, इतना तेज था लड़का वो, उसकी कमर खराब हुई, वो बाहर हो गया। ये लंबा, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ये इसके लिए हमने केयर नहीं की, ये लड़का वैसी फारग हो गया। वो जोल गार्नर और लंबे लड़के हैं, उनके लिए स्पेशल जहाज के अंदर डिस्पेंसेशन, होटलों के अंदर हर चीज, ये बोर्ड देखता है, ये छोटी छोटी चीजें। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं, अभी तो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी भी थोड़ा सा वो एक झटका लग रहा है। जी, शको को शुबात पैदा हो गया। नहीं जी, वो केयर स्टार्मर्स ने उसने नोटिस ले लिया पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने 150 लोगों ने साइन किया कि अफगानिस्तान को नहीं खेलना चाहिए, इसको बॉयकॉट करो, क्योंकि विमेन्स राइट्स नहीं देते, वो औरतों का कोई उसका अंदर कोई रोल नहीं है, विमेन अपार्थाइड उन्होंने कर दिया। अब इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, वी डोंट नो। 26 तारीख को पहला मैच है इसका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, फरवरी को होता है, नहीं होता है, वी डोंट नो। इस बार तो ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो काफ़ी मुतनाज़े हो चुकी है पीजे साहब, और अगर हम अपनी टीम को देखें तो क्या समझते हैं हम किस स्क्वाड के साथ हमें उतरना चाहिए, किन प्लेयर्स के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी बड़ा टफ टाइम रहेगा, क्योंकि हमारी टीम उस तरह से मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं खेलती है, फिर बार बार तब्दीलियाँ, तो किस स्क्वाड के साथ हमें उतरना होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? इशाल, अभी हमने एक जिम्मेदारी दे दी है आकिब जावेद को। आकिब एक, मेरी नजर में एक वर्किंग प्रैक्टिकल एक क्रिकेटर है वो, और मेरी नजर के अंदर आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ये लड़के अच्छे निकालेगा। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लो, लाहौर कलंदर्स को इन्होंने बड़ा अच्छा रन किया है और अच्छे लड़के इन्होंने निकाले। सो नेशनल लेवल पे ही हैज प्लेड हिमसेल्फ, और इसने इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखी हुई है। सो आई थिंक मैं फेथ आकिब में रखूंगा। ठीक है, और जो नहीं है कि जी बात मुकम्मल कीजिए मीर साहब। मैं कह, ये नहीं है कि अब वो उसने मैच हार गया तो आके को चेंज करके कोई और ले पे, भाई हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। लॉन्ग टर्म नहीं सोचोगे, शॉर्ट टर्म में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। थिंक लॉन्ग टर्म। अच्छा, ये जो वेस्ट इंडीज में नए प्लेयर्स को आजमाया जा रहा है, ये कितना खुशाइंद है और क्या तवक्कुआत हैं, कौन सा नया टैलेंट उभर के सामने आएगा, किसे तवक्कुआत हैं? इसके दो जवाब है। एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि देखो, वेस्ट इंडीज के अंदर बहुत गुर्बत है, बहुत ज्यादा गुर्बत है। इनके शैंटी टाउन्स पे, जॉर्ज टाउन चले जाओ, वहां आप एयरपोर्ट से अंदर जाओगे तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आप क्या क्या नजर आएंगे, अफसोसनाक। लेकिन वो क्रिकेट को उन्होंने एज अ बिजनेस भी, एज अ पर्सपेक्टिव, आपका फ्यूचर भी उन्होंने रखा हुआ है। सो वो लड़कों को इनकरेज करते हैं, बिकॉज क्रिकेट एक पूरी दुनिया के अंदर एक
आप कह लो टेस्ट क्रिकेट को देख लो, एक डाइंग गेम हो रही है। T20, T10 और वनडे इसको ज्यादा देते हैं क्योंकि लोगों के पास एक टाइम भी है, वो इतना टाइम ज्यादा ऑफ नहीं कर सकते अपने कामों के साथ। यूजुअली स्टूडेंट्स और रिटायर्ड लड़के आदमी जो हैं वो इन मैचेस को देख रहे हैं। सो मिडिल ऑफ द रोड के लोगों को लाने के लिए मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज एक्सपेरिमेंट करता रहता है और अपने लड़कों को इनकरेज करता है, विच इज अ गुड साइन, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके। जमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक क्रिकेटर एनालिस्ट जो, और वो कहते कि हमें वेस्ट इंडीज़ टीम जो वैसे तो एक कमज़ोर टीम है, लेकिन वो अपने लड़कों को आजमाते हैं, अपने लड़कों को मौका देते हैं, तो वो अच्छी खुलकर परफॉर्मेंस देंगे और हमारे पाकिस्तानी शाहीनों को भी जमकर खेलना होगा और थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी दिखानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए प्रियंका चोपड़ा की, जिन्हें ऑस्कर के लिए जनाब नामजद किया गया है। आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय अदाकारा हैं, बहुत सी सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं और अदाकारा के तौर पे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे मुख्तलिफ फिल्म अनोजा को ऑस्कर की नामजदगियों में अब शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, और फिल्म मार्च में होने वाले ऑस्कर अवार्ड की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हो गई है, जो भारतीय निजात अमरीकी अदाकारा प्रियंका के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अनोजा दिल्ली में फिल्माई गई है, एक मुख्तसर फिल्म है जिसकी कहानी एक छोटी लड़की अनोजा के गिर्द घूमती है और फिल्म में बच्चों से मुशक्कत यानी कि चाइल्ड लेबर और तालीम के मसाइल को उजागर किया गया है। कुछ झलकियाँ दिखाते हैं अपने नाज़रीन को इस फिल्म की। क्या ये ऑस्कर का अवार्ड जीत पाएगी या नहीं, ये तो देखने के बाद अंदाजा होगा। बहरहाल इसे दौड़ में शामिल कर लिया गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि निकाह नामे की शिकें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, निकाह नामे को पढ़ना तफसील से क्यों ज़रूरी है, जानना क्यों ज़रूरी है, बताएंगे तफसील से, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको दिखाएंगे सड़क पर अनोखी शादी। ब्याहता जोड़े का ये अंदाज सबको पसंद आ गया। बिल्कुल, और ये कपल ने एक मुनफरिद अंदाज अपनाया है। उन्होंने कहा कि बजाय इसके किसी हाई फाई स्टूडियो के अंदर इंडोर ये शूट करवाया जाए, बल्कि सड़कों के अंदर जाते हैं, कल्चर दिखाते हैं। मिस्र के अंदर ये जो जोड़ा है उन्होंने इस लोगों से मुबारकबादें समेटी हैं, दुआएं समेटी हैं इस जोड़े ने, नेक ख्वाहिशातें समेटी हैं इस जोड़े ने, और बहुत सारी खुशियां दूसरों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सेलिब्रेट की है। मिस्र का ये शहर है जहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत अंदाज। दूल्हा दुल्हन है, सुबह सुबह कायरा की सड़कों पर घूमते रहे और लोगों से खूब मुबारकबादें उन्होंने वसूल की हैं। और मकामी फोटोग्राफर अहमद मोहम्मद अब्दुल सैयद ने बताया है कि नौबता जोड़ा मुस्तफ़ा और यास्मीन मिनोफिया गवर्नरी से आए और उन्होंने उनसे कायरा की मरकज़ी शहर की मशहूर गलियों में उनकी तस्वीर कशी करने को कहा। और अहमद मोहम्मद अब्दुल सैयद ने बताया कि ये अंदाज़ मेरे लिए बहुत ही अनोखा और नया था। बिल्कुल जी, और ये इस वक्त वायरल हो चुका है। किसी दावत के लोग उनके इर्द गिर्द शहर की सड़कों पर चौकों पर जमा हुए और वो लोग जो है इसी तरह से सेलिब्रेट करते हुए नजर आए हमें। अब एक और शादी की बात करते हैं जिसके चर्चे जारी हैं, और नीलम मुनीर की दुबई में अब वलीमे की पिक्चर्स भी सामने आ चुकी हैं। खूबसूरत लग रहे हैं दूल्हा दुल्हन, लेकिन अफसोसनाक थोड़ा सा पहलू ये है कि लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं। पहले उनके हस्बैंड के बारे में ये कहा गया कि जी दुबई के बिजनेसमैन हैं, उस पर तनकीद बताया गया, पाकिस्तानी जॉब करने वाले वहाँ पे मुलाजमत करते हैं। अच्छा, इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीजें चलती रहती हैं क्योंकि वो एक स्टार हैं, लेकिन नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, दुआएं दें उन्हें और उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे देने चाहिए, ना कि आप उन पे इस तरह। जुनैद, हम उन्हें दुआएं देते हैं, हमारी बेस्ट विशेस, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला न्यू ब्याहता जोड़े को यूं ही खुश रखे और बहुत सारी कामयाबियां यूं ही समेटते रहें। उनकी शादी का ये सिलसिला तकरीबात का यूं ही जारी है और ये अब तो लगता है कि वलीमा हो गया और ये तकरीबात तो ख़त्म हो जाएंगे। अब फाइनल इनिंग का आगाज हो चुका है अमली जिंदगी शादी के बाद की। अच्छा जी, क्योंकि शादी की बातें हो रही हैं तो हमारा अभी का टॉपिक जो है वो भी इसी से रिलेटेड है कि जब आप शादी करते हैं, निकाहनामा दुरुस्त है, उसकी मालूमात आप क्या देखते हैं, उसकी शिकों को क्या आप देखते हैं। शिकों का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, आप ला इल्म रहें। कुछ ऐसे नुकात हैं जो कि हज़फ कर दिए जाते हैं, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये सारा मामला कितना ज़रूरी है। नसीर अहमद कंबो साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। कंबो साहब, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये कि कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है इन तमाम शिकों को पढ़ना और फिर उस पर सिग्नेचर करना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, अब यकीन जाने कि निकाह नामा एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है कि हम जो है शादी में तमाम मामलात करते हैं, तमाम अखराजात करते हैं, लेकिन निकाह नामे के अंदर जो शिकें हैं इनको आप जो है उनको प्रॉपर उन पे कंसेंसस करके उनको फिल कर लें
तो वो जो शादी का मुकद्दस रिश्ता है मैं समझता हूँ और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब देखें जब शादी होती है ये कॉन्ट्रैक्ट है दो अशखास के दरमियान। अब देखें कि उसमें कोई 25 शिकें दी गई हैं, जिसमें से अगर शिक नंबर 13 से 16 देखी जाए तो वो हक महर को डील करती है। अब यहाँ हमारे हक महर पे भी देखें, एक ये लोगों में कहा जाता है कि शरई तौर पे लिख लें 7-8 हज़ार, हालांकि शरीयत किसी भी गरीब आदमी के लिए ये एक लिमिटेड जो है वो मिनिमम जो है वो मुकर्रर करती है। लेकिन मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का अगर सेक्शन 10 देखें तो उसमें हक महर की बात की गई है, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि 7,000। लेकिन थोड़ा सा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि शरई तौर पे तो आसान बनाया गया क्योंकि निकाह को, इसलिए मिनिमम हद ये बताई गई है, लेकिन आपने फैसला खुद करना है कि वक्त की जरूरत के मुताबिक नीड्स क्या हैं और फिर उसके मुताबिक तय कीजिए। देखिए जब आप शादी करते हैं ना तो देखिए ये शादी का एक तरह से हक महर बदल है। ये आप अपनी बीवी को अपने घर लेके आते हैं, ये आप उसको ऑनर दे रहे होते हैं, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक हक महर दें, और हक महर जो है मैं समझता हूँ कि एक खातून को ये एहसास दिलाना है कि आपको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के निकाहनामे पे इतनी फाइनेंशियली ली है या मैंने आपको इतने जेवरात दिए हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक तरह से सीरियस कमिटमेंट या अंडरस्टैंडिंग है मियां बीवी की। और हक महर के मामले में ये अवेयरनेस कि जी 5,000 शरी है वो लिख लें। देखें शरीयत जो है ना, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सवाए हसना से देखें कि आपने अपनी बीवियों को या बेटी को या देगर साहबा कराम के मुताबिक जो है वो मसलन कहा गया इतने दिनार ऊँटों की बात हुई है, तो हक महर जो है ये फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक तो यहाँ तक है कि देखा जाता है कि फैमिली में फूफियों मैं इसी के ऊपर आऊंगी। हक महर के ऊपर दो तरह के हक महर कहा जाता है। एक हक महर वो होता है जो तलाक की सूरत में दिया जाना, और एक हक महर वो बताया जाता है जो कि निकाह की सूरत में जब निकाह आप करते हैं तो आप बीवी को अदा कर देते हैं। इन दोनों के अंदर भी थोड़ा सा वो बताइएगा कि फ़र्क क्या है और कौन सा हक महर जो है वो शरई है, कौन सा हक महर जो है वो शरई नहीं है, कानूनी तौर पर बनाया देखिए मैं यहाँ पे एक ये जो माशरे में मिसकंसेप्शन है ना, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से इसको ठीक करना चाहूँगा। हक महर जो है ना, हम कहते हैं कि जो प्रॉम्प्ट डावर है जिसको मुअज्जल कहते हैं वो देना होता है, फ़ौरन देना होता है, जबकि जिसको हम डेफर्ड डावर कहते हैं गैर मुअज्जल, वो जब अगर डाइवोर्स हो जाती है या खावंद फौत हो जाता है तो उसकी जो एट द ओकेजन ऑफ एनी इवेंचुअलिटी तो आप मांगते हैं। हालांकि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के इसमें बड़े फैसले हैं। लेटेस्ट भी मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो उनकी जजमेंट पढ़ रहा था कि काजी फाइज ईसा साहब की, उन्होंने कहा ये औरत का हक है और औरत जब मांगे उसे देना है, तो ये इस चीज़ का इंतजार करना। अच्छा थोड़ा सा दी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिस पे आप बात कर रहे हैं। अच्छा कंबू साहब, अगर हम फर्दन आ जाएं, इस निकाहनामे में कुल तकरीबन 25-26 शिकें हैं। कौन कौन सी शिकें हैं जिनको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, वो क्राइम हो जाएगा और फिर बाद में आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस होंगी, मसाइल होंगे? ज़रा अगर आप फर्दन बता दें। इसमें निकाहनामे की अगर शिक 1 से 11 तक देखा जाए ना, तो आप वहाँ पे पार्टीज के जो है वो नाम होते हैं, ठीक है ना, पूरी आप वहाँ से पहली शिक से अगर आप कंबू साहब शुरू हो जाएं, थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर दें, हमारे देखने वालों को उनको एजुकेट भी कर दें कि सबसे पहले तो नाम है, उसके बाद फिर दूल्हा के वालिद का नाम है, और ये मैं बल्कि ये जो निकाहनामे की कॉपी आप साथ लाएं या आप अपने साथ रखिए, और फर्दन अगर आप ये शिकवार बता दीजिए हमारे देखने वालों की रहनुमाई के लिए भी, और उसमें बता दें कि इसकी अहमियत क्या है। देखिए ये निकाहनामा जो है ना मेरे पास, आप सबसे पहले ये देखते हैं कि जहाँ पे निकाह जो है वो जिस इलाके में आप रहते हैं, जो वार्ड है या आपकी रिहाइश है, ठीक है, वहाँ का निकाह रजिस्ट्रार होना चाहिए और वहाँ पे ये निकाह जो है वहाँ का एड्रेस पूरा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा फिर जब निकाह दुल्हा है जाए, क्योंकि हमारे जो है वो कवानीन है कि 18 साल जो है ना एज, मेजॉरिटी एक्ट जो है वो फीमेल के लिए 16 साल की बात करता है और मेल के लिए 18 साल की। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट भी है इस पर मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब की, कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा है कि जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 1929, उसमें जो ये एज है ना 16 और 18, इसको 18 ही करें, ठीक है, ताकि ये जो है वो मिनिमम एज 18 साल हो जाए। तो यहाँ से अब जब आप दुल्हा और उसके वालिद का नाम और इसी तरह दुल्हा या उसकी उम्र, ये कॉलम जब आप फिल करेंगे तो आप नादरा के डाटा के मुताबिक, आईडी कार्ड के मुताबिक करेंगे, तो यहाँ पे टेंडर एज की शादियाँ, ठीक है, या छोटी उम्र की शादियां जो है ना, जबरन शादियां जो है, उसको रोकने में मदद मिलेगी, वो नहीं हो पाएगी। और आगे पहली 2 शिकें होंगी, फिर तीसरी आगे इसी तरह तीसरी, पहली में वो पार्टीज का रेजिडेंस आ गई, दूसरी में दुल्हा जो है उसके कवायफ आ गए, तीसरी में दुल्हन के कवायफ आ गए, उसकी उम्र पैदाइश आ गई, और इसी तरह दुल्हन और उसके वकील, नाम, माँ, उनकी सुकूनत है। इसमें देखें ना आप 2 है, एक तो गवाहान होते हैं ना,
लोकेलिटी की तरफ से, वहाँ में फैमिली में से होते हैं, कुछ होते हैं कि आप अपना वकील मुकर्रर भी कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर ये भी होता है गलत बयानी होती है, मर्द हो या औरत हो, वो कुमारा लिख देता है, वो कुमारी लिख देती है, गलत बयानी होती है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस? उसकी बाबत आप ये देखें कि अगर ये 21 जो शेख है ना, उसमें वो कहते हैं कि दुल्हा पहले से कोई बीवी मौजूद है, अगर है तो आया उसने दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम खानदानी कवानीन के आर्डिनेंस के तहत सालसी कौंसिल से इजाजतनामा हासिल किया है। अच्छा, अगर वो इजाजतनामे के बगैर यहाँ पे क्वाइफ देने जरूरी होते हैं, अगर आप क्वाइफ नहीं देते तो इसका मतलब है इस डॉक्यूमेंट में आप झूठ बोल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ FIR होगी। इसी तरह वो जो कुंवारी वाली बात है या जो है वो मुतलका वाली बात है, तो उसमें भी ये देखिए, अगर कॉलम दिया गया है, इसमें 5वां कॉलम है, क्या या दुल्हन कुंवारी है या मुतलका, अगर वहाँ पहले से खातून शादीशुदा तो उसका पहला निकाहनामा सामने आ जाएगा और उसके वो भी चीटिंग के जुमरे में आएगी। लेकिन ना, ये आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है। और अच्छा, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं आगे। इसी तरह आप देखें, ये जो कॉलम 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बेसिकली गवाहान के बारे में है। ठीक है। एक तो अलहदा से आप अपना वकील बना के भी गवाह बना सकते हैं, और जो दोनों फैमिलियों के रिस्पेक्टेबल्स या वालदैन की तरफ से भी आप बना सकते हैं। इनफैक्ट ये इतना जो चीज़ों को डिटेल में दिया गया है, इसका मकसद ये है कि ये एक मुकद्दस रिश्ता है और इसकी प्रोटेक्शन की बाबत जो है इसको बड़ा सीरियस एक्टिविटी बनाया गया है। उसके बाद अगर आप आए तो कॉलम 12 जो है वो किस तारीख को शादी हुई वो इसकी बात करता है, और 13 जो है हक महर की बात करता है। अब हक महर में भी 14 में वह कितना हक महर जो है वो मुअज्जल है, कितना गैर मुअज्जल है, यानी जो मुअज्जल है वो उसी वक्त एट द टाइम ऑफ सेरेमनी भी दे दिया जाता है, या खामद जो है वो अपनी मैट्रिमोनियल रिलेशन जो है वाइफ इस चीज़ पे इनकार कर सकती है कि मेरा हक महर जो है वो नहीं दिया। इसी तरह जो गैर मुअज्जल है वो बीवी दौरान शादी जब चाहे मांग सकती है। इसमें ये मिसकंसेप्शन कि जी नहीं, ये जब ये डिवोर्स की सूरत में ही होगा, ये भी कहा जाता है। सूरत में ये अदालत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसका हक है वो जब मांगना है, जब चाहे उसका हक है, और खामद पे लाजमी है कि वो दे। इसी तरह हक महर में अगर आप देखेंगे कि आया पूरे महर या उसके किसी हिस्सा के एवज कोई जायदाद दी गई, अगर दी गई है तो उस जायदाद की सराहत, यानी आप हक महर में रुपया पैसा और हक महर में प्रॉपर्टी भी एज अ गिफ्ट अपनी वाइफ को दे सकते हैं। और आप जो लिखवाएंगे वो प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये प्रॉपर्टी है, इतने मरला है, इतनी इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये फलां जगह में वाक़या है, फलां सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है। अच्छा, यहाँ पर ये भी हक महर के हवाले से ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि जो हक महर की अमाउंट अदा की गई थी उस वक्त, वो मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, डिवोर्स की सूरत में वो प्रॉपर्टी है या रुपया है, वो वापस करना पड़ता है या जेवर है, तो क्या इस हवाले से भी कोई कवानीन मौजूद है कि जब तलाक हो जाए तो वो हक महर की अमाउंट या वो घर, प्रॉपर्टी, जेवर वो वापस करना है? देखिए, जो हक महर है ना, शादी में कोई भी गिफ्ट जो है या कोई हक महर बीवी को दिया जाता है वो वापस नहीं बीवी होगा। का राइट होता है, और दोनों तरफ से जो तोहफ़ दिए जाते हैं वो बीवी की मलकियत होते हैं। हाँ, मुस्लिम फैमिली जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट है ना 1964, उसका सेक्शन 10 सब क्लास 5 जो है ना, वो ये कहती है कि अगर औरत खुद खुला मांगती है तो फिर औरत को अपना लिया हुआ हक महर 25% सरेंडर करना पड़ेगा, और अगर अनपेड है, जो अभी गैर मुअज्जल है, वो 50% दुल्हा उसमें से मिला करके 50% देगा। लेकिन अगर डेजोलेशन ऑफ मुस्लिम फैमिली मैरिज एक्ट 1939 जो है, अगर उसके तहत औरत तलाक में आती है तो उसमें 8-10 ग्राउंड्स दी गई हैं कि मेरा खामद मुझे मारता है, तशद्दुद करता है, मेरा खामद जो है वो इमोरल एक्टिविटीज में, मुझे इमोरल एक्टिविटीज के लिए मजबूर करता है, मेरा खामद जो है 4 साल से लापता है, मेरा खामद जो है वो इम्पोर्टेंट है, मैट्रिमोनियल परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इन सूरतों में अगर बीवी खामद के खिलाफ जो है वो तलाक मांगती है तो उसमें उसे वो हक महर जो है, जो मैंने कहा है, मुअज्जल 25% और गैर मुअज्जल 50% भी सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। ये हक महर जो है वो मैं समझता हूँ कि निकाह नामे में ये जो कॉलम 13 से 16 लिखा गया है, इसको इसकी स्पिरिट के मुताबिक फेल करना चाहिए, और ये अवेयरनेस आम होनी चाहिए माशरे में कि हक महर जो मुकर्रर किया जाता है, इस पे जो है वो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम शादी के सारे अखराजात करते हैं, हक महर में अपनी बीवी को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते हैं, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 16 के बाद आगे 16 के बाद 17 जो है वो कोई खास शराइत अगर कोई शादी की हो, वो उसकी बाबत है कि कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खास शराइत बाज़ का ऐसा होता है कि बाद का ये एक दूसरे को तय कर लेते हैं ना कि मियाँ बीवी कहते हैं जी हम दोनों दुबई में रहेंगे, ठीक है, एक पाकिस्तान से है कि इंडिया से है, अलग घर का मुतालिबा होता है, खर्चे का मुतालिबा होता है। इसी तरह जो शिक नंबर 18 है ना, ये बड़ी अहम है कि शौहर ने तलाक का हक तफवीज़ कर दिया है, अगर कर दिया तो कौन सी शराइ के तहत है।
ये बेसिकली अच्छा, ये जो शिक है ये हमारे दीन शरीयत के मुताबिक है देखें, या इसमें पहले एडिशन तो किया मैं गया? आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारे आइन के आर्टिकल 2A में ये लिख दिया गया है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता। ठीक है, दुरुस्त। रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है ना, वो उसका सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो है वो तलाक को और खुला को डील करता है। ठीक है। तलाक बेसिकली सेक्शन 7 के तहत मर्द का हक है देना, और खुला लेना जो है वो औरत का हक है। लेकिन सेक्शन 8 में ये चीज़ जो है वो लिख दी गई है कि अगर खावत जो है अपना ये राइट बीवी को तफवीज़ कर भी सकता है, और अगर वो तफवीज़ कर दे तो बीवी उसी तरह जैसा मर्द तलाक देता है ना, बीवी उसी तरह जो है वो तलाक तफवीज़ के तहत उसको नोटिस भेजेगी, उसके खिलाफ जो है खुला का केस दायर करके तलाक नोटिस थ्रू कानूनी तौर पे भेजेगी। ऐसा तो नहीं होगा वो 3 बार तलाक देगी और तलाक हो जाए? नहीं, वो एक नोटिस भेजेगी यूनियन काउंसिल को। वो नोटिस जो है 30 डे के अंदर जो है वो यूनियन काउंसिल को जाएगा। चेयरमैन यूनियन काउंसिल दोनों पार्टियों को बुलाएगा, बुलाने के बाद 18वीं शिक हो गई जो है वो। अच्छा, और जो लोग ये कहते हैं, और अहम शिक है तो वो भी हमारे साथ। हाँ जी, उसके बाद आप देखें कि 19 जो है आया शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है, वो भी इसी से जो है तफवीज़ से मुतल्लिक़ ही है। भी जो है शादी के मौका पर महर और नान नफ़क़ा वगैरह से मुतल्लिक़ कोई दस्तावेज तैयार की गई है, अगर की गई है तो इसके मंदरजात। अब देखें ना, जब शादी होती है तो निकाह नामे में हक महर खातून की प्रोटेक्शन वो किसी भी सूरत में कैश, जेवरात, प्रॉपर्टी की सूरत में हो सकती है। इसी तरह औरत जो है, हमारा कानून और शरा दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि औरत को और बच्चों को मेंटेन करना बाप की और मर्द की जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो ये अगर मेंटेनेंस मुकर्रर किया जाता है, बीवी का जेब खर्च जिसको हम कहते हैं, तो ये शिक भी औरत को और उसके रिश्ते को मजबूत करती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ना, अच्छा नसीर साहब, एक तो हमारा टाइम बहुत कम रह गया, बल्कि खत्म होने वाला है, फिर आपको ज़हमत देंगे। लेकिन जो आपने शिकें पढ़कर बताई हैं, हम अपने ऑडियंस को, सुनने वाले और देखने वालों को ये कहेंगे कि ये तमाम शिकें आप जरूर पढ़िए, और ये इस्लाम और कानून के मुताबिक हैं, शरीयत के मुताबिक हैं, इसलिए आपको मुकम्मल तौर पर इनको पढ़ के उसके बाद आपको सिग्नेचर्स करने हैं, अपने राइट को। बाद की कॉम्प्लिकेशन से बेहतर है कि पहले उन्हें गौर से पढ़िए, उस पर सिग्नेचर कीजिए, और एक अच्छे रिश्ते की, एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद है। इस पे मत जाइए कि कौन क्या कहेगा। जो राइट आपको अल्लाह ताला ने, कुरान और सुन्नत ने, कानून ने दे दिया, उसको इस्तेमाल कीजिए, उसका हक आपके पास। नसीर कम्बो साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर और बहुत से अहम इश्यूज हैं जिस पे बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, आपको एक अहम खबर देने जा रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों के वीज़े मुस्तरद करने की शरह में इजाफा हो गया है, और ये आपको बताएं कि बैंक स्टेटमेंट की हद भी बढ़ा दी है, कोई एक रुकावट नहीं है। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर सादिक साबर ने ये बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो विजिट वीज़ा की दरख्वास्तें हैं, वो अब उनकी बैंक स्टेटमेंट 10 लाख रुपए कर दी गई है, कंफर्म रिटर्न टिकट होगी, होटल की बुकिंग होगी, और फिर ही आपका वीज़ा लग सकेगा। और उसमें भी जो मुस्तरद किए जाने की शरह वो बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल, शरह तकरीबन 99% तक पहुंच चुकी है, और यही नहीं, आप जो प्रोसेस के लिए फ़ीस देते हैं वो 1500 से 2000 दिरहम हो सकती है, रियाल हो सकती है, और ये सारी की सारी जो आपकी रकम है ये ज़ाया हो जाएगी अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ दरख्वास्त मुस्तरद होने पर दरख्वास्त दहंदगान के लिए जो एक खासा जो भारी जुर्माना है, एक तो ये कि आपका जो प्लान होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, साथ में आपको माली नुकसान का सामना भी होगा। तो एक तो आपको बैंक स्टेटमेंट 1500-2000 तकरीबन है जिसका आपको माली नुकसान भी जिसका उठाना पड़ेगा। तो ये पहले तो आपके वीज़ाज इस वजह से नहीं लग रहे थे क्योंकि बैगर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, और वहाँ पर वो लोग जो इलीगली जाकर और फिर वहाँ पर सेटल हो जाते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए दरख्वास्तें आपकी रिजेक्ट हो रही थी, आपको वीज़ा नहीं इशू किया जा रहा था। अब जो है आपके ऊपर एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दे दी गई है कि आपकी पहले होटल बुकिंग हो, फीसों में भी नाकाबिले वापसी वो एडिशन कर दिया गया है, बढ़ा दी गई हैं कीमतें, और फिर माली बोझ भी वो बर्दाश्त करेगा, जो वीज़ा फ़ीस होगी वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ आपको स्टेटमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। वैसे ये हम बरादर मुल्क कहते हैं हमारा, और कुछ हमारा अपना भी इसमें कसूर है। जो इलीगल इमिग्रेशन के ज़रिए गए हैं इमिग्रेंट्स, वहाँ पे उन्होंने जाके पाकिस्तान का एक गलत इमेज पोर्ट्रे किया है, फिर जो वहाँ के कवानीन हैं उन्हें फॉलो नहीं किया गया ब्लॉगर्स की तरफ से, टिकटॉकर्स की वजह से जो वहाँ के कवानीन हैं उसको वायलेट किया गया है, और सबकी जो एफ़र्ट है मुश्तरका तौर पे पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने में, उसके अब असरात सामने आ चुके हैं।
कि पूरी दुनिया एक तरफ और पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो 99% अब रिजेक्ट होने शुरू हो का गए सिलसिला। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं स्क्विड गेम, जो कि सबकी नेटफ्लिक्स की मकबूल सीरीज़ थी। स्क्विड गेम, उसके स्टार जो हैं वो हमें हाइजॉन क्लिप में मकबूल खेल कंचे खेलते हुए नजर आए हैं मद्दाहों को। जी हाँ, कभी खेले हैं कंचे? बिल्कुल, मैंने देखे ज़रूर हैं लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। और ये बेसिकली बेंटे इनको भी बोला जाता है, कैंचे भी कहा जाता है। तो सीखते हुए दिखाई दिए हैं जो स्क्विड गेम के मरकज़ी किरदार हैं। ये भारतीय खेल है कैंचे, और पाकिस्तान में भी खेला जाता है, सिर्फ भारत के अंदर नहीं खेला जाता। 5 या इससे ज़ायद कैंचे बाहर निकालने पर कामयाबी भी इससे मिलती है। और वीडियो में उनके साथ स्क्विड गेम का पिंक गार्ड भी साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। तो फैंस काफ़ी खुश हुए हैं क्योंकि मकबूल सीरीज़ है। इसका सीज़न 2 जब आया तो एक बार फिर से इसकी मकबूलियत में कई गुना इजाफा हो चुका है। और अब फिर से स्क्विड गेम के किरदार का यूं कंचे खेलना लग ये रहा है कि आप इनकी सीज़न 3 भी आने जा रहा है। तो जनाब, जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर भी है। हम कुछ और आपको बताते हैं, कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करते हैं कि अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में काफ़ी अरसे बाद जनाब इतनी बर्फबारी हो गई है। अमेरिका में एक जानिब तो हम देख रहे हैं आग भड़क उठी है, उस पर कंट्रोल पाना मुश्किल है, और वर्जीनिया के अंदर इतनी बर्फबारी हो चुकी है कि हर तरफ आपको खूबसूरत। अच्छा, ये देखने में तो इशाल दिलकश लगता है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप अपने घर के सामने जो पाथवे है उसके ऊपर बर्फ़ नहीं हटाते तो आपको भारी जुर्मानों का सामना भी करना पड़ सकता है। और अगर आप वो बर्फ़ हटा के कहीं ढेरी लगा देते हैं तो उससे भी ज़्यादा, तकरीबन 20 से 30 हज़ार जुर्माना हो सकता है अगर आप रास्ता साफ़ नहीं करते। और अगर उसकी ढेरी लगा देते हैं बर्फ़ की तो फिर आपको 70,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। तो आपकी सफाई करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है जनाब। तो आपको 24 घंटे के अंदर नहीं हटाया जाता। अगर आप बर्फ़ नहीं हटाते हैं तो आपको 20 से 30 हज़ार जो जुर्माना है वो आयद हो जाएगा। अगर आपने बर्फ़ साफ़ करने के बाद सड़क की साइड पर जहाँ, जैसे जुनेद बता रहे हैं, बर्फ़ का ढेर लगाया तो फिर तो आपको 70,000 तक जुर्माना आयद होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस खूबसूरती को एंजॉय करने के साथ साथ आप बर्फ़ हटाना भी शुरू कर दें ताकि आपको जुर्माने से आप बच सकें। और इसी तरह की बहुत सारी दीगर राहम चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जापान का एक शहर है मातोशिमा, जिसके करीब ये एक वाक़ई एक मशहूर पुल है जो अपनी मुनफरद साख्त और ख़ूबसूरती की वजह से माना जाता है। और ये पुल 2 जज़ायर को आपस में मिलाता है। जी हाँ, जो कि शीमा और ओशिमा को आपस में मिलाता है। और इसकी जो का मकसद है, हाँ जी, कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न है ये, और मकामी लोगों के लिए आमदोरफ्त का बायस है, इसे और आसान बना देता है बुनियादी तौर पे। तो ज़रा इस पे रिपोर्ट देखिए आप। इशिमा ओशी पुल जापान के शहर मातसुशिमा के करीब वाक़ एक मशहूर पुल है जो अपनी मुनफरिद साख्त और खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। ये पुल 2 जज़ायर इशिमा और ओशिमा को आपस में मिलाता है और इसकी तामीर का मकसद मुकामी लोगों के लिए आमद व रफ्त को आसान बनाना था। पुल की तामीर का आगाज 1986 में हुआ और 1991 में ये आवाम के लिए खोल दिया गया। इशिमा ओशी पुल की खास बात इसकी मुनफरिद डिजाइन है। ये पुल दुनिया के सबसे ज्यादा ढलवान पुलों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 44 मीटर यानी 144 फीट है। ये पुल एक खास जाविये पर बनाया गया ताकि बड़ी कश्तियों को नीचे से गुजरने की इजाजत दी जा सके। पुल की लंबाई तकरीबन 1440 मीटर यानी 4724 फीट है, जो इसे एक शानदार मंजर फराहम करती है। पुल के डिजाइन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये ज़लज़ले के खिलाफ भी महफूज है, जो कि जापान के लिए एक अहम खुसूसियत है। इशिमा ओशी पुल की तामीर में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसकी ढलवानी साख्त की वजह से इंजीनियर्स को खास तवज्जो देनी पड़ी ताकि वो इसकी मजबूती और इस्तेहकाम को यकीनी बना सके। पुल की तामीर के दौरान मुकामी हुकूमत और आवाम की हिमायत हासिल करना भी एक अहम चैलेंज था, लेकिन पुल की खूबसूरती और फायदे ने लोगों को इसकी हिमायत करने पर मजबूर कर दिया। ये पुल न सिर्फ मुकामी लोगों के लिए आमद व रफ्त का जरिया है, बल्कि सयाहों के लिए भी एक मकबूल मकाम बन चुका है। लोग यहाँ आकर इसके दिलकश मनाजिर का लुत्फ उठाते हैं और इसके साथ साथ करीब के जज़ायर की खूबसूरती को भी देखते हैं। पुल के ऊपर से गुजरना एक मुनफरिद तजर्बा है, जहाँ से समंदर और कुदरती मनाजिर का शानदार दोनों शहरों को आपस में मिलाता है ये खूबसूरत और मुनफरिद पुल। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।